मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां ओ सिंध मुंहिंजी अम्मा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अम्मा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सामिन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां गॾु मां आहियां आजिज़ जमाली। मुरड़े जे मां कराचीअ में अॼु सिंध जी बका जे हवाले सां हिकु इंतिहाई अहम कॉन्फ्रेंस थी रही आहे। हीअ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ वज़ीर आला हाउस में घुराई आहे, जंहिंजी सदारत सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद क़ाइम अली शाह कई ऐं कॉन्फ्रेंस जी कार्रवाई सिंध जे सीनियर वज़ीर निसार खोड़े हलाई। कॉन्फ्रेंस में छा थियो, मुख़्तलिफ़ क़ौम परस्तान, मुख़्तलिफ़ वफ़ाक़ परस्तान, मुख़्तलिफ़ मज़हबी अॻवाननि, मुख़्तलिफ़ पार्लियामानी अॻवाननि छा चयो, अचो त ॿुधो। जीअं त पीपल्स पार्टी सिंध जी इलेक्टेड गवर्नमेंट खे जी नुमाइंदा जमायत आहे, तंहिंजे करे उन जे मथां वधीक ज़िम्मेवारी थी अचे। उन में पहिरियों त आउं सजेशन ॾियां त पीपल्स पार्टी जूं जेके ग्रास रूट्स आहिनि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उन्हनि सभिनी में ही जेको सेंसस जो मसइलो उहो खणी वञिजे त जीअं असांखे ख़बर पए त कहिड़े नमूने सेंसस थींदी ऐं असांजा वर्कर, असांजी पार्टी कहिड़े नमूने इन्वॉल्व थींदी, उन में असीं अवां सां गॾु हूंदासीं। वन थिंग। ॿी ॻाल्हि जेका आहे, हिते दोस्तनि ॻाल्हि कई त मुख़्तलिफ़ सूबनि जो ॿार, वाक़ई सिंध हाणे इहो मुख़्तलिफ़ सूबनि जो ॿार बर्दाश्त नथी करे सघे। ऐं जॾहिं तव्हां CCI में वञो त हिकिड़ी नई शइ असां तव्हांखे सजेस्ट था कयूं अवामी जमहूरी पार्टी तरफ़ां, त सॼी दुनिया में हिकिड़ो आदमशुमारीअ जे इन्फ्लुएंस खे या इमिग्रेंट्स खे रोकण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे जंहिंखे वर्क परमिट सिस्टम चयो वेंदो आहे। वर्क परमिट सिस्टम लागू कयो। असीं हाणे न रुगो साउथ एशिया में पर जेके ॿियनि सूबनि मां माण्हू अचनि था उन्हनि जो बर्दाश्त बि सिंध बार बेयर नथी करे सघे पई। इन करे हिकु शइ इहा जेका आहे सा CCI में रखी वञे, वर्क परमिट। ऐं ॿियो उन सां गॾोगॾु के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बि अॼु असां सजेस्ट कयूं, जंहिंमें सिंध जा असां राइट्स कहिड़े नमूने प्रोटेक्ट करे था सघूं पिया। ऐं उहे सिंध जा राइट्स प्रोटेक्ट ईअं करे सघंदासीं त हिकिड़े पासे सिंध असेंबलीअ खे हिन बारे में लेजिस्लेशन करणु खपे। उहा लेजिस्लेशन थ्रू प्रॉपर चैनल असां इस्लामाबाद खे उमाणियूं, छाकाणि त शाह साहब जे ॻाल्हि मां सम्झ में ॻाल्हि हिकिड़ी क्लियर थी वई ऐं सिंध ॾे इहो ट्रिब्यूट वञे थो त देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामाबाद एंड सिंध। हाणे उन खे असां कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली कीअं हल था कयूं, इहो बि असांखे ई तजवीज़ूं ॾियणियूं आहिनि। असां हिते तजवीज़ूं ॾियूं बजाए इन जे जो असां सवाल तजवीज़ ई आहे असांजे तरफ़ां त हिकिड़ो वर्क परमिट सिस्टम थियणु खपे। ॿियो जेको आहे, असां सॼी दुनिया जो ठीको न कयो आहे, ख़ुदि ॿियनि सूबनि जो बि असां ठीको न कयो आहे। उन जे करे हिन सभिनी शयुनि खे रोकियो वञे ऐं सॼी दुनिया में इंडिजीनियस माण्हुनि जो जेका आहिनि से राइट्स रिजर्व थींदा आहिनि। बलूचिस्तान में बि जो डोमिसाइल सिस्टम आहे, सिंध में जेको अचे थो उनखे डोमिसाइल ॾेई छॾियो, पोइ उहो सिंध जी जेका वणे सां भेल करे प्रॉपर्टी ख़रीद कंदो वञे। बलूचिस्तान में डोमिसाइल जा 2 सिस्टम आहिनि, हिकिड़ो इंडिजीनियस माण्हुनि जे लाइ, ॿियो जेके ॿाहिरां अचनि था जिन खे सेटलर कोठींदा आहिनि। इन्हनि सभिनी शयुनि खे असांखे अॼु हाउस खे गौर करणु खपे ऐं हिकिड़े इतफ़ाक़ राय ते बीही उहो रिज़ोल्यूशन जेको आहे मूव करे इस्लामाबाद उमाणियो वञे
ऐं CCI में इहे शयूं रखियूं वञनि त असां सिंध जा माण्हू सिंधी माण्हू छा था चाहियूं. थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू. बहुत शुक्रिया जनाब. तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, मैं डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ. हुजूर वाला, मैं आप लोगों का वक्त इख्तिसार के साथ सिर्फ लेना चाहता हूँ. उन नुकात को सिर्फ रिपीट करूँगा जो मेरी आर्गूमेंट को मुस्तहकम करती हैं, और बाकी मैं चाहूँगा ये कि जल्दी से अपनी बारी किसी और को दूँ ताकि आपका मामला मुकम्मल जल्दी हो जाए. ये जो सेंसस है, इसकी ज़रूरत लोगों ने इस बात पर निशानदेही की है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में भी इसकी अहमियत है, क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड जो वेटेज है वो सेंसस के ज़रिए आएगा. तो लिहाजा NFC अवार्ड के लिए ज़ाहिर एसेंशियल है कि प्रोविंशियल राइट्स को इंश्योर किया जाए. दूसरे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब ज़रूरी हो जाएगा, उसके अंदर भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का वेटेज जो है वो इसी सेंसस की बुनियाद पर आएगा. NFC अवार्ड के लिए ज़रूरी है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के लिए भी सेंसस ज़रूरी है. मुख्तलिफ कोटों की बुनियाद पर जो डेवलपमेंट फंड्स आएंगे, चाहे माइनॉरिटीज़ के एतबार से आएँ, चाहे डेवलपमेंट के एतबार से आएँ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से आएँ, चाहे सूबे के फंड्स हों, चाहे सेंटर के फंड्स हों, वो सब इसी बुनियाद पर, पॉपुलेशन की बुनियाद पर एक वेटेज है उनका, जिसकी वजह से सेंसस होना ज़रूरी है. मैं ये समझता हूँ कि इंटर प्रोविंशियल फेयरनेस ज़रूरी है. जिन चीज़ों की अक्कासी आप सब लोगों ने की, उसके अंदर पहला हमें ख़दशा ये है कि बिटवीन प्रोविंसेस ऐसा ना हो कि सिंध की पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस या तो मिस काउंट हो या अंडर काउंट हो. ओवर काउंट पर तो हमें कोई एतराज़ नहीं होता, मगर अंडर काउंट पर हमें ज़रूर एतराज़ होता है. तो लिहाजा इसके लिए बेइंतहा फेयरनेस की ज़रूरत. एक इशू इंटर प्रोविंशियल फेयरनेस है और दूसरा इशू विद इन द प्रोविंस फेयरनेस है. जो पिछले सेंसस हुए हैं उसके अंदर कुछ भाइयों ने बड़ी क्लियरली अक्कासी इस बात की करी कि कुछ कम्युनिटीज़ अपने आप को ओवर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें या सिस्टम के अंदर वो खुला हो जो इस बात की इजाज़त दे. और अगर फेयरनेस नहीं होगी तो हर कम्युनिटी ये कहेगी कि जी हमारा मिसकाउंट हुआ. तो लिहाजा बुनियाद ऐसी एक्सरसाइज की फेयरनेस पर डालना बेइंतहा ज़रूरी है, वरना बजाय इसके कि ये सेंसस हमारी बेहतरी का काम करे, हमारे तरफ मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने का काम कर जाएगा, जिसको काबू करना फिर मुश्किल होता है. तो हर कम्युनिटी के लिए, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे लिसानी क़ुव्वतें हों या लिसानी कम्युनिटीज़ हों, सब के लिए ज़रूरी है कि काउंट बेहतर हो. अगर काउंट सही हो तो यकीनन यहाँ पर इस फोरम में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा. लिहाजा कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया जाए, ब्लेम गेम ना किया जाए और सिस्टम इम्प्रूव हो जाए. फिर इसके बाद जनाब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात ले जाना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि ये शेड्यूल के अंदर 90 पर है, जो फेडरल लिस्ट है उसके अंदर 9th नंबर जो आइन के अंदर है वो सेंसस का है. और बग़ैर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जब तक सब सूबे तैयार ना हो जाएं और इस बात से मुतमईन ना हो जाएं कि इंसाफ की बुनियाद पर और फेयरनेस होगी सिस्टम में, तो सूबों के ऑब्जेक्शंस को देख लेना चाहिए. मैं समझता हूं हमारी पार्टी की तरफ से भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके पास ये मैंडेट हम देना चाहते हैं कि आप सूबे की फेयरनेस के एतबार से हमारा मुकदमा वहाँ ज़रूर प्रेजेंट करें. हाउसिंग सेंसस के एतबार से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है. इस वक्त सैटेलाइट इमेजरी हर घर को आइडेंटिफाई करने के काबिल है. साइट से भी देखकर ये आइडेंटिफाई हो सकता है कितना मंजिला घर है, और टॉप से भी इन्यूमरेशन के अंदर इस बात का बड़ा क्लियर इम्कान है कि सैटेलाइट इमेजरी भी इसमें मदद कर सकती है ताकि जो हाउसिंग सेंसस हो वो उसके साथ मैच करे. सैम्पलिंग ज़रूर होनी चाहिए. आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि 98 में जब सेंसस हुआ था तो कराची के लोगों का ये ख्याल था कि उनकी इन्यूमरेशन के अंदर कम फिगर आया है, मगर जब वो दोबारा उसको टेस्ट किया गया तो शायद उस एतबार से तकरीबन वही रहा. तो मेरी गुजारिश ये है कि आप क्लोज में इस बात पर करना चाहता हूँ कि इस मामले के अंदर सारी सिंध की जमातों के अंदर एक कंसेंसस होगा
सेंसस के हवाले से किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, और अगर हम सिंध की और पाकिस्तान की मजबूती चाहते हैं तो बेइंतहा ज़रूरी है कि फेयरनेस की बुनियाद पर हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। बहुत शुक्रिया जनाब। गुजारिश है कि लेकिन कुछ अभी ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ने गुजारिश की है कि अगर उनको मौका दिया जाए, अगर कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा दे तो कुछ दोस्त यहाँ से भी बुलवाना शुरू करें। मोहतरम साईं कायम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध और मेरे तमाम शुरका बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में हुकूमत सिंध ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस APC का इनेकाद करके एक अच्छी रवायत में इजाफ़ा किया है और इसकी ज़रूरत भी है, और इंशाल्लाह इसके नतीजे में सिंध के और पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई भी पैदा होगी। जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक़ है तो 1998 में ये घर शुमारी और मर्दम शुमारी हुई थी और अब 2016 में हम बैठे हुए हैं, तो ये 18 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर मुझे इजाज़त हो तो इतनी बात ज़रूर अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी 5 साल गुजर गए, अगर उस दौरान में ये काम हो जाता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता और ये जितने उनके ज़हन में ख्यालात और जितने तजावीज़ हैं ये सब इम्प्लीमेंट हो जाती। लेकिन बहरहाल अब वो वक्त तो गुजर गया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जिन हालात के अंदर ये सेंसस हो रही है, तो इसमें मुल्क के अंदर एक तरफ नफ़रतों के सौदागर भी मौजूद हैं और दूसरी तरफ अलहदगी पसंदी की छोटी बड़ी बातें भी हम सुनते रहते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इसके लिए ज़रूरत इस बात की है, हमारी ज़रूरत है कि ये जितना भी प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए, काबिल एतमाद होना चाहिए, ताकि इसके नतीजे में पाकिस्तान मजबूत हो, सूबों के दरमियान में नफ़रतों ख़त्म हो और ख़ुद सिंध के अंदर भी यकसुई और यगानत में इजाफा हो। क्योंकि इसके खदशात जो हैं, अगर कराची से कश्मीर तक यगानत नहीं होगी तो फिर सिंध के अंदर भी जो है वो नफ़रतों के सौदागरों को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह से मैं इस बात को भी अर्ज़ करूँगा कि हमें आइए अहद करें कि हम इस मामले पे सियासत नहीं करेंगे। ये सबसे पहला हम सब लोगों का अहदनामा होना चाहिए कि सेंसस जो है ये हमारे सब लोग का मसला है। हम पार्टियां अलग हैं, हमारे मंशूर अलग हैं, बातें अलग हैं, लेकिन आइए ऐड करें कि हम इस पर सियासत नहीं करेंगे, यकसा मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। और फिर इसी तरह से एक बात यह है कि 1 लाख ब्लॉक से ज़्यादा ये सेंसस के होंगे जिस पे लोगों को काम करना होगा, लेकिन जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो बहुत थोड़ा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त को भी बढ़ाया जाए, रीशेड्यूलिंग की जाए ताकि इसके लिए मुनासिब काम किया जा सके। फिर जो गुज़िश्ता इलेक्शन वोटर लिस्ट 2013 के तैयारी को मरहले थे तो उसमें हमें बड़े तलख तजुर्बात हैं और ये शिकायत जो है कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह पाई जाती थी कि जनाब वोटर लिस्ट जो है वो सही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये तजवीज़ जो है मैं दूंगा कि नादरा का डेटाबेस है, वोटर लिस्ट है और सेंसस है, इन तीनों को आपस में मिलाया जाए जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे में एक बेहतरी पैदा होगी। इसी तरह से मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये जो सेंसस है इसकी एक्सेस पब्लिक तक होनी चाहिए। जब हम वोटर लिस्ट और इलेक्शन के लिए एक SMS भेज करके और ये मालूम कर सकते थे कि मेरा वोट है या नहीं है और मेरा वोट कौन सी पोलिंग स्टेशन पे है, तो मैं ये भी मुतालबा करूँगा कि ये एक्सेस होना चाहिए कि मैं मालूम कर सकूँ कि मेरा घर जो है रायशुमारी में शामिल है या नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें कितने लोग रहते हैं, मेरे सब लोगों के घर के बंदों का जो है उसमें इंदराज है या नहीं है, ताकि उसके नतीजे में एक एक्सेस पैदा, एक जो है एक सनत और इसमें जो है काबिल कबूलियत जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। और इसी तरह से जो सेटेलाइट विजनरी और दूसरे साइंसी ज़रिए हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि ये काबिल एतमाद और साइंसी अंदाज में एक मुतय्यन चीज़ सामने आ जाए। और हुकूमत का भी हक़ है कि वो फ़ौज को इस काम के लिए बुलाए। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस काम में हम सब लोग मिल के करेंगे। आइए ऐद करें कि गैर जानबदार और काबिल एतमाद और शफाफ मर्दमशुमारी के लिए हम सब लोग मिल के जदोजहद करेंगे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया भुट्टो साहब। असद जुनेजो साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू।
سب سے پہلے جو مسئلہ میری نظر میں ہے وہ ہے جو فارنرز مقیم ہیں صوبے کے اندر اور پاکستان کے اندر. اگر ان کی ریپیٹریشن اتنی آسان نہیں ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں کوئی 10 سال یا 20 سال کا کوئی فارم ضرور ہوگا اس کے اندر جس میں بھر کے اور مردم شماری ہوگی. اس میں ان کے 20 سال کا یا 10 سال کا کم سے کم پتہ ہو کہ کہاں پہ ان کی رہائش تھی, کہاں پہ رہنے والے تھے, کیا ان کی ایڈریسز تھیں, جس میں ہمیں نادرا کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اس سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ صفائی ہو جائے گی اور جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کی یہاں پہ نمائندگی نہیں ہوگی. جس طرح سے پہلے ہاؤس کاؤنٹ ہوا اس پہ بھی تحفظات ہوئے لوگوں کے, ہم اس میں فوج کے اور مدد ضرور ہمیں حاصل ہونی چاہیے. میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ ہم زور دیں کہ شفاف طریقے سے یہ چیز ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جے یو پی اج اسی جن اہم نقطے تے گڈ تھیا آहियूं ان میں کچھ دیر ضرور تھی ہے. کل جب گورنمنٹ کے نمائندے ہمیں دعوت دینے حیدر منزل پہنچے تو ہمیں بہت پہلے سے زیادہ سنجیدگی نظر آئی. پرٹیکولر اس سینسس کے مسئلے پہ جس طریقے سے ہوم ورک کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے سارے سندھ کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھا میسج جائے گا. تو ہم بھی ان رائٹنگ بھی سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی طرف سے تجویزیں دیں گے. ہمارا یہ خیال ہے کہ سینسس ایکچولی تو یہ پراؤنشل سبجیکٹ ہے. پری پارٹیشن تو بمبئی ایکٹ کے تحت بمبئی میں الگ پٹھان سیکشن ہوتا تھا کہ ہر آنے والے باہر کے لوگوں کی رجسٹری ہوتی تھی اور اس کے علاوہ ان کا ایک ورک پرمٹ بنتا تھا اور ہم بھی اس میں پریزیڈنسی میں تھے. سندھ بھی بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھی. اب یہ کہ یہ فیصلہ ہم نے کانسٹیٹیوشنلی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت کیا تھا. یہ سینسس کرانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, نہ کہ کوئی آج ہم کرانے جا رہے ہیں یا 29 تاریخ کو کوئی فیصلہ ہونا ہے. یہ طے تھا کہ مارچ 2016 میں سینسس ہوگا, حالانکہ وہ 17 سال بعد میں ہو رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کی کلم کلا وائلیشن ہے. لیکن بہتر ہے جو اعلان ہوا ہے اب اس میں کسی حوالے سے بھی اس کو پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی عذر ہمیں قبول نہیں ہے. اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو الگ سے کوئی بیٹھ کے کوئی منسٹر فیڈرل کا یا کوئی بیٹھ کے اپنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے یہ مسئلہ CCI میں طے ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم سارے متفق ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ سینسز ہونے چاہیے اور اس کے فیصلے CCI میں ہونے چاہیے, نہ کہ کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے فیصلے کرے. اور اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے, ایک تو جو باہر سے جو کہ کراچی امن امان کیس میں سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیجن لیا ہے کہ 40 لاکھ سے زیادہ ایلینز ہیں, باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو ان کو ایک الگ خانے میں رکھا جائے. اور دوسرے پروونسز سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں جو کہ واپس جانے ہیں, ٹیمپریری آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی ایک الگ خانے میں ضرور گنا جائے, کیونکہ الٹیمیٹلی برڈن جو ہے وہ سندھ پہ پڑتا ہے. تو ان کے وجود کا, کیونکہ ہمیں ہی انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے, ان کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے ان کو الگ خانے میں رکھا جائے. باقی ہم سمجھتے ہیں, میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں مستقل رہنے والے لوگ
طریقے سے ابھی اس اجلاس میں مختلف مذاہب اور مختلف سیاسی پارٹیوں، مختلف کلچر، مختلف زبان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بھی اس دھرتی سے رشتہ جوڑا ہے. ہم سب کو سندھی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہے. آج جیسے ہم سندھ کے اس مرنے جینے کے مسئلے پہ اجتماعی طرح سے اکٹھے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہم سارے سیریس آپس میں ریزرویشنز رکھتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر مذہبی تنظیمیں جن کے آپس میں بھی سیریس ریزرویشنز ہیں، ان میں وہ لوگ جو فقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو دیوبندی اور وہابیہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو بریلوی اور اس میں بھی نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ اور سرودیہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو اہلِ شیعہ کے ہیں، وہ اس مختلف مکتبہ فکر کے، اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹسٹ، لیفٹسٹ، ڈیموکریٹک، لبرل، نیشنلسٹ سب آ کے اکٹھے ہوئے ہیں اجتماعی مسائل پہ. تو یہ خود ایک خوبصورتی ہے، یہ ایک گلدستہ بنتا ہے. لیکن اب میں سب کو گزارش یہ کروں گا کہ اس زبان کے کھانے میں جو ڈال دیا گیا ہے ہمیں تفریح کرنے کے لیے، اس کھانے میں ہم جیسے آپ سب کو سندھی سمجھتے ہیں، چاہے آپ گجراتی بولتے ہوں، راجستھانی بولتے ہوں، اردو اور پشتو اور پنجابی بولتے ہوں، آپ اگر مستقل رشتہ اس دھرتی سے جوڑا ہے تو ابھی اپنے کو سندھی سمجھو اور اس زبان کے کھانے میں بھی سندھی لکھواؤ. تو اس طریقے سے ہمیں یونٹی نظر آئے گی، اس میں ہماری بہتری نظر آئے گی. اور مسائل جو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن سے کنسرن جو پرابلمز ہیں اس ملک میں، سب سے بڑا پرابلم بھی یہ ہے کہ یہ ملٹی نیشن کنٹری ہے. ملٹی نیشن کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریشن ہے. تو بھائی فیڈریشن کے طریقے سے ہم اس ملک کو چلائیں. بدبختی یہ ہے کہ آج تک فیڈریشن کو فیڈریشن ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے باہمی احترام نہیں ہے، قوموں کا احترام نہیں ہے. فیڈریشن کا مطلب ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ بٹوین دا نیشنلٹیز، اور ہم وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈنڈا اٹھا کے ہم زبردستی پاکستانی بناتے ہیں. بھائی جب تک اس کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی آپ کو 2 ساورنٹیز ہیں، یہ سندھ اسمبلی ہے، یہ پنجاب اسمبلی ہے، جب تک آپ پنجابی اور سندھی نہیں بنیں گے تو پاکستانی کہاں سے بنیں گے؟ پھر تو آپ بٹ اور آرائی میں بٹے رہیں گے. تو اس لیے فیڈریشن میں سب کی برابری کی نمائندگی ہوتی ہے اور باہمی احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سینسس کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم اختیارات تو دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے. بہت سیریس ریزرویشنز ہیں ہماری سندھ گورنمنٹ کی گڈ گورننس کے حوالے سے اور مسائل پہ، لیکن اس مسئلے پہ جیسے انہوں نے سنجیدگی دکھائی ہے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. بہت بڑا میسج آئے گا کہ ساری سندھ کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ سب، آپ گورنمنٹ کو جو کرنا ہے، ہم تو مددگار بنیں گے، کرنا تو سب کچھ آپ کو ہے. CCI میں کیس بھی آپ نے لڑنا ہے، تو اس میں ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن ساتھ میں یہ گزارش کریں گے کہ اپنا ہوم ورک بھی ہم کریں. آپ سب کی بڑی مہربانی. علامہ زبیر صاحب یا ایاز صاحب. آج سے 227 سال پہلے 1779 میں امریکن آئین میں ایک 10ویں ترمیم منظور کی گئی تھی کہ پاورز not delegated to federation and constitution are reserved for states. جو اختیارات آئین میں وفاق کو نہیں دیے گئے وہ صوبوں کے پاس ہوں گے. اور 225 سال بعد الحمدللہ کہ پاکستان میں فقط 225 سال لگے ہیں. آرٹیکل 142 میں کہا گیا ہے کہ the provincial assembly shall have the powers to make laws in respect of the matters not enumerated in federal list. فیڈرل لسٹ میں جو اختیارات نہیں دیے گئے وفاق کو، ان کا اختیار صوبوں کو ہوگا. تو کیا صوبے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے اختیارات؟ اختیارات مل گئے، ہم شام غریباں پڑھتے رہیں گے، روتے رہیں گے، یا پاکستان کے صوبے اپنے ان حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ سندھ اسمبلی میں سندھ اسمبلی کے MP اپنی پارٹی ایفیلیشنز کے بنیاد پر
اختلافات پر تو بڑھ چڑھ کر حصہ ادا کرتے ہیں، مگر کلیکٹیولی سندھ اسمبلی کے ممبران سندھ کے رائٹ کے لیے جو 142 میں ان کو دیا گیا ہے، اس کے لیے وہ قانون سازی پہ کیوں زور نہیں دیتے؟ یہ سوال ہے سندھ کے لوگوں کا۔ 2011 کے گھر شماری میں جس کو نہیں مانا گیا، اس میں سندھ کے کوئی 1,30,00,000 گھر کاؤنٹ ہوئے تھے۔ 1,30,00,000 گھر، جو ابھی اس وقت 2016 میں تقریباً 1.5 کروڑ ہونے چاہیے۔ 1.5 کروڑ گھروں کے لیے 3 دن 50 لاکھ گھر ایک دن میں کاؤنٹ ہوں گے۔ 3 دنوں کے ہاؤس کاؤنٹ میں آپ 1,66,000 بلاکس، 500 گھروں پہ ایک بلاک کوئی 100-200 گھروں پہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک بلاک کاؤنٹ کرنے کے لیے اگر 1 اور 2 سیکیورٹی چاہیے تو آپ کو 5 لاکھ لوگ چاہیے، اگر 1,66,000 بلاکس ہیں۔ کیوں خوف ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ اگر بلوچ بڑھ گئے یا پنجابی بڑھ گئے یا سندھی بڑھ گئے یا پشتون بڑھ گئے، سارا دن بات تو ہم کرتے ہیں کہ پاکستانی ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، تو اس پرچم کے سائے تلے اگر 50 لوگ کھڑے ہیں، اس میں 6 فلاں 7 فلاں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیں تو ایک، تو کیوں خوف ہے یہ؟ بھائی ایک بات سمجھنی ہوگی، میں پاکستان کے لوگوں کو آپ کے توسط سے، آپ سب شرکاء کے توسط سے کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی ریشنل بنیادوں پر، گراؤنڈ ریئلٹیز پر کون سے صوبے کی آبادی بڑھنی چاہیے زیادہ؟ کون سا صوبہ ہے پاکستان کا جس میں سب سے زیادہ مائگریشن ہوئی ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس کے پاس واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس کے پاس واحد آپ کے پاس آپریٹو بندرگاہ ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس میں 5 سے 7 ملین الیگل امیگرنٹس ہیں؟ کون سا صوبہ ہے جہاں کوئی شخص آ کے رہنا چاہے تو پہلے سے ہی اس کی زبان بولنے والے لوگوں کے محلے، گلیاں، گھر ہیں؟ KPK کے لوگ آئیں یا بلوچستان کے آئیں یا پنجاب کے آئیں، وہاں پہلے سے ہی سیٹلمنٹس ہیں، وہ اجنبی فیل نہیں کریں گے، تو سب سے زیادہ لوگ کہاں آئیں گے؟ اسی صوبے میں آئیں گے۔ تو پھر اس صوبے کی اگر آبادی بڑھتی ہے تو آپ خائف کیوں ہیں؟ جس صوبے پہ آپ سب سے زیادہ لوگ بھیجتے رہے ہیں، 1954 کے اور 1950 کے نہرو لیاقت پیکٹ کے بعد بھی اور 1954 کے بعد بھی آبادی کا دباؤ جس صوبے پہ بڑھاتے رہے، جس صوبے کو ضیاء الحق نے لاکھوں افغانی بھجوا کے دے دیے اور تباہ و برباد کر دیا، جس صوبے کو، اس صوبے کے لوگوں کی اگر تعداد بڑھ جاتی ہے، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ کہاں ہے؟ کون سا صوبہ ہے جس کو 2010 اور 2011 میں پانی نے ڈبو دیا اور سب سے زیادہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی؟ تو وہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے نا، تو وہاں آبادی بڑھے گی۔ اٹ از نیچرل فنامنا، نیچرل پریکٹس ہے یہ۔ تو اس صوبے میں خائف کیوں ہیں آپ لوگ؟ پاکستان کی آبادی کا امکانی ہندسہ کوئی 20-21.5 سے 21 کروڑ ہے، اور 20-21 کروڑ میں 33% سندھ کے لوگ ہیں۔ 33% سندھ کی آبادی ہے اس وقت، اور وہ بھی اگر ہمارے بہت سے علاقے گننے سے رہ گئے تب۔ اب اگر چھاچرو اور اسلام کوٹ اور ننگر پارکر اور بھالوا اور واہی پاندھی اور ٹھل اور نارو اور اچھڑو تھر اور کھپرو کو گنیں گے، ان کے دیہی علاقوں کو گنیں گے، تو سندھ کی آبادی 35% کے قریب ہے پاکستان کی۔ تو پاکستان کی آبادی کی اگر 33% سندھ ہے تو سندھ کی آبادی 650-7 کروڑ ہونی چاہیے۔ میں آج اس APC میں انیکووکل ٹرمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر سندھ کی آبادی 6.5-7 کروڑ سے کم دکھائی گئی تو سندھ کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی لیکچرز دیں، اینکر بٹھا دیں، تقاریر کر دیں، لاہور اور اسلام آباد میں پریس کانفرنسز کر دیں، ہم ہندسہ نہیں مانیں گے اگر سندھ کی جینیون نیچرل جو 6.5 سے 7 کروڑ آبادی ہے، یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہم وفاقی حکومت کو، اور یہ بتانا چاہتے ہیں ہم CCI کو اور تمام اہم اداروں کو۔ اس لیے یہ ہندسوں کی آپ کیا کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے۔
3 दिन, एक दिन 50 लाख लोगों की गिनती के लिए, और अप्रैल में आपने एक दिन रखा है होमलेस लोगों को गिनने के लिए। पाकिस्तान भर के होमलेस बेघर लोग गिने जाएंगे एक दिन में, अप्रैल में। एक दिन में ये बंदों के निकले हुए, ये टोड़ी बंद, ये सुरजानी, ये केन शाह के डूबे हुए लोग, ये दादू और ठट्टा के और जेकबाबाद और डिगड़ी के दरबदर लोग जिनके पास घर नहीं है, जो झोपड़ों में रहते हैं, जो दरियाओं और समंदरों में जाते हैं, जो होड़ों पे निकल जाते हैं, जिन लोगों को नंगर पार करके आसपास झोपड़ा भी अवेलेबल नहीं है, वो लोग एक दिन में गिरेंगे। और जो अपने गाय भैंसों के साथ निकल जाते हैं उनको एक दिन में गिनेंगे आप। तो ये टेंटेटिवली आपने पहले से ही फिगर्स बना दी हैं, इंतहाई माजरत के साथ। और अब मैं कायम अली शाह साहब से गुजारिश करूंगा, निसार खोड़ो साहब से, मौला बख्श चांडियो साहब से, नासिर शाह बैठे हुए हैं, मंदरो साहब बैठे हुए हैं, ताज अदर साहब बैठे हुए हैं। जनाब अली 18वीं तरमीम में आपके पास इख्तियार था, आप आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 15 और 23 को अमेंड करते। आर्टिकल 15 एंड 23 शुड हैव बीन अमेंडेड। आर्टिकल 15 कह रहा है जहां जाएं, जहां आए, जहां जाएं, आप लिखवाते जब सब्जेक्ट टू जस्ट रिस्ट्रिक्शंस। 23 आर्टिकल में आप लिख देते, आईन पाकिस्तान के 23 आर्टिकल में आप लिख दें, जो जहां आए आके प्रॉपर्टी लेके बैठ जाए, वहां का मालिक बन के बैठ जाए। तो ये आम हालात में तो ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमारा है आम हालात में, मगर जब कोई शख्स अंडर अटैक होता है, अंडर थ्रेट होता है, तो उसके लिए आपको स्पेशल कानून साजी करनी पड़ती है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल, मैं गुजारिश करूंगा कि आर्टिकल 15 और 23 को अमेंड करने के लिए सिंध हुकूमत इनिशिएट करे कि आर्टिकल 15 और 23 के तहत सिंध में वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए सब लोगों को। सिंध में नहीं इख्तियार होना चाहिए कि कोई भी शख्स इस्लामाबाद से 6 माह पहले आके कराची, हैदराबाद या ठट्टा में आके एक बंगला ले और बाद में यहां से सेनेट की इलेक्शन लड़े और यहां से सेनेटर बन जाए, और फिर सिंध के नाम पे सेनेट में बैठ के कंप्रोमाइज करे और सौदेबाजी करे, सिंध के नाम पे बैठ के वहां पे और मरात ले। तो सिंध हमारा है, आप सबका है, और सिंध सिर्फ आपका और हमारा नहीं है। सिंध 6000 साल से जो जेनेटिक और जीन्स में मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन से हमारे खून में जो गर्दिश कर रही है जीन्स, उन सबका है सिंध। 6000 साल तारीख का है। तो उस तारीख के 6000 साल हिस्से पे हम कागजी फ्रॉड और कागजी चालाकियों से, मैनिपुलेशन से अगर आप दिखा देंगे कि हम अक्सरियत में नहीं हैं और हम अकलियत बन गए और सिंधी जाके नगर पार कर बैठ जाएं और वाही पांदी बैठ जाएं, और एक एक घर पर आप 100-100 लोगों का नाम लिखवा देंगे और 200-200 घर, एक फ्लैट के एक कमरे में 200 घर दिखा देंगे, और एक लोढ़ा होगा 200 का, वहां आप दिखा देंगे कि एक खानदान रहता है। लोढ़े में जहां 50 पोते और बेटे और उनके शादीशुदा जोड़े हैं उनको दिखाएंगे एक घर, और एक फ्लैट के एक कमरे पर दिखा देंगे कि यहां 60 लोग रहते हैं। तो आप मान लेंगे? कौन नहीं, कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान में, सिंध में कोई नहीं मानेगा। इसलिए ये 2 नंबर का काम बंद करना चाहिए, और वफाकी हुकूमत ये समझ ले। पूरा ज़ियाउल-हक का दौर था ना, कहा गया अस्सलाम वालेकुम अजीज हमवतनों, फिर वो पॉलिसीज पाकिस्तान के लोगों ने कंटिन्यू की नहीं की। मुशर्रफ साहब ने कहा कि जो मैं करूंगा वो होगा, फिर लोग उठ खड़े हुए, वो नहीं हुआ। तो जो ये लोग समझते हैं, वफाक में बैठे हो, सिंध में बैठे हो, मेरे घर में बैठे हो, जो ये समझते हैं कि मैनिपुलेशन करके सिंध के लोगों को अपने वतन में अकलियत में तब्दील कर देंगे और सिंध को लाताल्लुक बना देंगे, वो गांव में बैठे हो, उनकी तरफ से चंद लोग उनको रिप्रेजेंट करके चौके चंद लोगों को हिस्सा मिलेगा, इसलिए वो 7 करोड़ लोग खामोश बैठे रहेंगे, ये कबूल नहीं होगा। इसलिए मैं इस बात पे जोर देता हूं कि सिंध की 6.5-7 करोड़ जो जेन्युइन, हम इजाफी नहीं मांग रहे, जो जेन्युइन हमारा हिस्सा है वो मिलना चाहिए। और मैं ये भी मुतालबा कर रहा हूं आज की इस एपीसी के जरिए, और आपसे गुजारिश करूंगा कि करारदाद में आए कि किसी को भागने नहीं देना, आदमशुमारी मार्च में होनी चाहिए। हम वफाक की या पाकिस्तान के किसी सेंसस इदारे के जाल में न फंसें कि हम आदमशुमारी मुलतवी करने का सबसे बड़ा नुकसान सिंध को हो रहा है। आपको दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरफ आपकी आबादी बढ़ रही है, वो शेयर नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ आपके पास दूसरे सूबों से लोग आ रहे हैं, वो हिस्सा नहीं मिल रहा, वो काउंट वहां हो रहे हैं। तीसरा, आपके पास इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो इस्तेमाल तो यहां के वसाइल कर रहे हैं ना, रोडों, यहां के रोडों पे गाड़ियां चल रही है ना,
جو افغانی آتے ہیں, جو ایرانی آتے ہیں, جو برمی آتے ہیں, جو بنگالی آتے ہیں, وہ گاڑیاں, روڈ, پانی پینے کا, خوراک کہاں کی استعمال کر رہے ہیں؟ دوائیاں, ڈاکٹر, انجینئرز, وسائل کہاں کے؟ یہاں کے استعمال کر رہے ہیں. وہ الیگل امیگرینٹس یہاں کے وسائل استعمال کر رہے ہیں, مگر وفاق کی طرف سے ان کا حصہ نہیں مل رہا. تو سندھ کو وفاق کی طرف سے وہ حصہ بھی ملنا چاہیے, اور اس کے ساتھ یہ جو سٹیزن ایکٹ ہے آپ کا, اس کو امینڈ کرنا چاہیے. سٹیزن ایکٹ میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. نادرا سے سندھ حکومت, جو آرٹیکل 142 کی میں نے بات کی, اس کے تحت نادرا سے پہلے سندھ حکومت اپنا سینسس کرائے. میں انوائٹ کرتا ہوں سید قائم علی شاہ صاحب کو اور نثار کھوڑو صاحب کو کہ آئندہ چند روز میں سندھ اسمبلی کا اجلاس بلوا کے قانون سازی کریں کہ سندھ اسمبلی اپنے سینسس کے لیے سندھ میں ایک الگ ادارہ قائم کرے گی, اور وہ سینسس کروا کے وہ ہم مسلط نہیں کر رہے پاکستان پہ, وہ ہم کمپیئر کریں گے جو پاکستان کا سینسس ہوگا اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے کہ ہمارا حصہ اتنا ہے. اس کے لیے سندھ حکومت اور سندھ اسمبلی, اور میں سندھ اسمبلی میں موجود تمام جو لوگ ہیں, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, فنکشنل ہے, ایم کیو ایم ہے, آزاد ممبران ہے, سب کو کہوں گا کہ فوری طور پر وہ سینسس کے لیے قانون سازی کریں سندھ اسمبلی میں. میں یقین دلاتا ہوں اس پورے عوام کو کہ سندھ کے رائٹس کے لیے, پاکستان کے 20 کروڑ مظلوم اور محکوم لوگوں کے حقوق کے لیے آپ جو پالیسی بنائیں گے, ریگارڈلیس آف پارٹی ایفیلیشن, ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ڈفرینسز, ویل فالو دیٹ پاتھ, کلیکٹیو پاتھ, اور انشاءاللہ آپ سب مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. یقیناً آپ نے اپنے کنسرن شو کیے, کیونکہ اتنی دیر سے یہ اعلان شدہ مردم شماری پر جو تیاری ہوئی ہے وہ اتنی تیاری نہیں تھی, اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ساری پرسیپشن بنی جا رہی ہے. ماں بحیثیت صدر سندھ سروینٹ سوسائٹی جی طرفاں پنجن کچھ خیالن جو اظہار کرنا چاہیے تو مجموعی طور تے شاہ صاحب کے کمپلیمنٹ پیش کرنا ضروری ہے. تو پہریوں دفعہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لائے ہن قسم جو اجلاس جو کو گھرائے ویو ہے. حقیقت چاہے تو ہن وقت اکثریت جی حکومت ہے, وہ ڈیموکریٹک ان کے گھٹ چاہی سکوں تھا, میجورٹیرین رول ہے جو کو متھا امپوز کयो पियो वञे सूबनि जे मथां, ऐं یک طرفہ فیصلہ کیا वञनि था, जंहिं में को कॉन्सेंसस कोन्हे, जंहिं में को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स कोन्हनि के. ऐं इन जे लाइ असांखे सूबनि में जेके हुकूमतूं आहिनि या जेके क़ाइदीन आहिनि उन्हनि खे पंहिंजा हक़ असर्ट करणु पवंदा. असर्शन ऑफ द राइट्स एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द राइट्स उन जी ज़रूरत आहे. ऐं असांखे सिंध में ज़रूरत आहे त पंहिंजी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खे एक्सरसाइज़ कयूं, ऐं असां जेको मर्कज़ जा जेको मोहरात थी कमु न कयूं. उन जे लाइ ज़रूरी आहे त सिंध खे पंहिंजी सेंसस कमीशन हुअणु खपे, पंहिंजा इन्यूमरेटर्स हुअणु खपनि, ऐं पंहिंजा जेके माण्हू आहिनि उन जे जेके घरनि जी जेका सही आहे इन्यूमरेशन सही हुअणु खपे, त असांखे ख़बर पए त हक़ीक़त कहिड़ी आहे. हिते छा आहे त असांखे इहा बि ख़बर कान्हे त वफ़ाक़ में छा थो थिए. तव्हांखे हैरानी थींदी त जेके कुझु वफ़ाक़ में अॼु ॾींहं ताईं कॾहिं बि कंहिं सूबे जो माण्हू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कॾहिं कोन मुक़ररु थियो आहे. हिकिड़ो किताबु हींअर मूं पढ़ियो ज़ुल्फ़िकार भुट्टे ते रफ़ी रज़ा जो, उन में हिकिड़े हंधि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे उनखे चयो कैबिनेट सेक्रेटरीअ खे त बाबा जो मूंखे फाइनेंस सेक्रेटरी सिंधी रखिणो आहे. त कैबिनेट सेक्रेटरी जो साईं सिंधी कीअं फाइनेंस सेक्रेटरी थींदो, थी नथो सघे. त ज़ुल्फ़िकार भुट्टे हुनखे चयो त जेकॾहिं अज़ीज़ अहमद खे मां प्रमोट करे फॉरेन सेक्रेटरी करे सघां थो त पोइ सिंधीअ खे फाइनेंस सेक्रेटरी छो न कयां. उनखां सवाइ ॿी जेका अहम ॻाल्हि इहा आहे त असांखे वफ़ाक़ जे ब्यूरोक्रेसी में पंहिंजो हक़ मिलणु घुरिजे. उस असांजा सेक्रेटरी उते हुअणु घुरिजनि उन तइदाद में जंहिंजी असांजी ज़रूरत आहे. इहो न त असांखे जेको मथां जेको मेजॉरिटोरियन हुकूमत जी जेको चवनि असां आमना सदक न करे वेही रहूं. उनखां सवाइ तव्हां ॾिसो त सिंध खे नुमाइंदगी जेका कान्हे का, सफ़ीरनि में कान्हे नुमाइंदगी. जेके अदारा आहिनि जेके प्राइवेट अदारा आहिनि, सरकार जा अदारा आहिनि, उन्हनि में सिंधी नुमाइंदगी कान्हे. तंहिंखे सिंध हुकूमत खे पाण इन ते घुरिजे, ऐं सिंध जा जेके MPs आहिनि उन्हनि खे ख़ासि तौर ते मजमूई तौर ते सोचणु खपे त भई सिंध जे हुकूकनि जो बहाली कीअं करणु खपे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असलम बलोच मुंहिंजो नालो आहे. मुंहिंजो तालुक़ु सिंध डेमोक्रेटिक फोरम सां आहे. सिंध डेमोक्रेटिक फोरम गुज़िरियल 25 सालनि खां सिंध जे इश्यूज़ ते सिंधी माण्हुनि जी या सिंध वारनि जी ख़िदमत करे रही आहे. मर्दमशुमारी जॾहिं हींअर सिलसिलो चलियो त सभ खां पहिरीं असां आवाज़ बुलंद कयो ऐं सिंधी आवाम खे उत्साह अवेयरनेस ॾियण लाइ
असां आगाज़ कयो, असां मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां बि इन सिलसिले में मिलियासीं, सॼे सिंध जो टूर करियो, उते असां पंहिंजूं मॉनिटरिंग कमेटियूं ठाहियूं आहिनि ताकि सही आदमशुमारी थी सघे या घरशुमारी थी सघे। सभ खां पहिरियों ई मां साईं तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि, जेके बि मूं पॉइंटूं लिखी आयो आहियां सभु डिस्कस थी चुकियूं आहिनि, ऐं रिपीट कोन कंदुसि, सिर्फ़ु आउं इन ॻाल्हि खे इंडोर्स कंदुसि त तव्हीं पंहिंजो वर्क परमिट सिस्टम शुरू कयो, हिकिड़ो ख़ासि डिपार्टमेंट ठाहियो जंहिंमें हर माण्हू रजिस्टर थिए। चीफ मिनिस्टर जेकॾहिं पघार खणे थो त उहो बि उते रजिस्टर थिए वर्क परमिट में, जेकॾहिं को लेबर आहे उहो बि वर्क परमिट में रजिस्टर थिए, त हर प्रोफेशन जा माण्हू जॾहिं रजिस्टर थींदा, हिकिड़ो प्रोफार्मा जॾहिं डिज़ाइन थींदो, उन में ख़बर पवंदी त को माण्हू किथां आयो आहे, केरु आहे ऐं कीअं पियो करे, छा पियो करे, टैक्स ॾिए थो कोन ॾिए थो, इहे सभु तव्हांजा रिसोर्सिस जेके आहिनि हिते इस्तेमालु कयो, पोइ तव्हांजो आदमशुमारी वारो ऐं ॿिया जेके मसइला आहिनि काफ़ी हद ताईं हल थी वेंदा। महिरबानी। जस्कम जो ऐं मुंहिंजा दोस्तो GSN, मुंहिंजो नालो इलाही बख्श भिकक जस्कम। इलाही बख्श अॼु कुल जमाती कॉन्फ्रेंस सिंध जे अवाम जा ख़दशा ऐं तहफ़्ज़ात, ख़दशा बि तमामु घणा आहिनि, तहफ़्ज़ात बि तमामु घणा आहिनि। दोस्तनि ॻाल्हायो आहे, उहे वरी वरझायूं नथा, पर ख़दशा इहे आहिनि त असांखे अक़लियत में तब्दील कयो पियो वञे, आबादी वधंदी पई वञे। जीअं तव्हांजे सीनियर अॻवान साईं ताज हैदर साहब चयो त सिंध में रोज़ानो 5 खां 6 हज़ार माण्हू ॿाहिरियां अचनि था। हाणे रोज़ानो 5 खां 6 हज़ार माण्हू जेके ॿाहिरियां अचनि था त उहे साल में 22 लख थियनि था, ऐं 10 सालनि में उन्हनि जी एॾी आबादी थी वञे थी, ॼाई वरी हिते ॼमी करे, त उहो त असांजी आबादी खां त वधी 5-10 करोड़ उहे थी था वञनि। त असांखे जेका आबादी वधे थी, ॿियो त सभिनी दोस्तनि सेंसस ते ॻाल्हायो, ख़दशा ॻाल्हाया, पर जेके वॾा मेगा प्रोजेक्ट आहिनि जिन जे करे असांखे अक़लियत में तब्दील कयो वञे थो, बहरिया टाउन है, जुल्फकाराबाद है, DH है, जिन में हज़ारे लखें जी तादाद में धारिया माण्हू अचींदा। मां ख़ासि करे पीपल्स पार्टी वारनि दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त बाबा तव्हां सदाईं इलेक्शन विढ़ो था, इहे जॾहिं बहरिया टाउन आबाद थी वियो, उन जा माण्हू आबाद थिया, त पोइ तव्हां सिंधी जी आबादी, जे मुंहिंजे भाउ आज़ाद लतीफ़ चयो त सिंधी जी आबादी 6 करोड़ जी न हूंदी त असीं तस्लीम न कंदासीं, मुंहिंजा भाउ 10 करोड़ बि हूंदी, लेकिन तव्हां 9 करोड़ सिंधी हूंदा, 1 करोड़ सिंधी हूंदा, 9 करोड़ धारियां ॾेखारींदासीं, छा कंदासीं? त आबादी वधे त उन में असांखे सिंधी माण्हुनि जी आबादी ॾेखारणु पवे। सिंधी माण्हुनि जा ख़दशा आहिनि, जेके धारी जेका आबादकारी थिए थी, ख़ासि करे बहरिया टाउन हज़ार एकड़नि ते आबाद थिए थो, असां हुन में अक़लियत में तब्दील थी वेंदासीं। ॿिया मेगा प्रोजेक्ट जुल्फकाराबाद है, ऐं अॼु जीअं मां घरां निकितोसि, शायदि तव्हां APC कयो था, त इहा ख़बर आहे त 1 साल लाइ इहे मुंहिंजे ख़्याल में मुल्तवी थी वई आहे, मुंहिंजे ख़्याल में त हाणे मुल्तवी इन करे कई वई त मेगा प्रोजेक्ट जेके आहिनि से तामीर थियनि ऐं उन्हनि जा माण्हू उते अची आबाद थियनि ऐं उन्हनि जी अक्सरियत थिए। मां अव्हांखे हिकिड़ी तजवीज़ ॾींदुसि त अगरि वफ़ाक़ी हुकूमत हिन सेंसस खां भॼण जी करे त सिंध हुकूमत पंहिंजो किरदारु अदा कंदे, पंहिंजे लाॻापियल इदारनि में मज़बूतीअ सां केस रखे, पंहिंजनि कमिश्नरनि डिप्टी कमिश्नरनि खे सख़्तीअ सां हिदायतूं जारी करे त संजीदगी ऐं दिलजोईअ सां सेंसस में पंहिंजो किरदारु अदा कनि। जेकॾहिं वफ़ाक़ी सरकार आदमशुमारीअ खां लवाइण या भॼण जी कोशिश करे त इन जे ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे ऐं जस्कम उन सां गॾु हूंदी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को सिंध धरती माँ की गोद नसीब की है और ये आप लोगों की खुश नसीबी है। आप लोगों को सिंधी होने का मौका दिया जा रहा है। आप घर में कोई भी ज़बान बोलते हो, लेकिन सेंसस में जो जबान के खाने में अपने आप को सिंधी लिखवाए, ताकि अगर आपके जहन में यह है कि जबान और की बुनियाद पर सूबाई और कौमी असेंबली की सीटें बढ़ेंगी या वसाइल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिंधी लिखवाएंगे तो इसमें यकजहती और भाईचारा बढ़ेगा और सिंध में मोहब्बत होगी। और आखिर में मां सिंध हुकूमत के ऐं साईं कायम अली शाह के इहो गुज़ारिश कंदुसि त तव्हांजी असेंबली
इहो बिल पास कयो आहे त सिंध जी सरकारी ज़बान सिंधी हूंदी। अगरि ही बोर्ड कुल जमाती वारो सिंधी में हुजे हा त तमाम खां वधीक ख़ूबसूरत लॻे। महिरबानी। अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जनाब कंवर नवीद जमील साहब को अगर वो इज़हार ख्याल करना चाहते तो। बहुत अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं और उस हवाले से जो हमें फ़िक्र है उस पर हम बात करने के लिए बैठे हैं। मर्दमशुमारी के हवाले से और हमारे जहन में और ख़ास तौर से सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जहन में बड़े खदशात हैं, जिसका हमारे मोहतरम सीएम साहब ने इसका जिक्र किया। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास 2008 में 2009 में सुनहरी मौका था कि 1998 में मर्दमशुमारी हुई थी, उसके बाद 10 साल बाद होनी थी, जो कि 2008 में वो मुद्दत ख़त्म हो रही थी और नई मर्दमशुमारी की मुद्दत हो रही थी। और पीपल्स पार्टी के खुद के पास भी बहुत अरसे में ये मौका आया था कि वो अपनी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम एक ट्रांसपेरेंट मर्दमशुमारी करती, उसमें ना सिर्फ सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता, बल्कि पाकिस्तान के और भी छोटे सूबे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उनके भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता। उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर थे वो भी चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे वो भी पीपल्स पार्टी के जमात से वाबस्ता थे। और ये सदर जरदारी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया भी कि 2009 में मर्दमशुमारी शुरू की गई। मर्दमशुमारी के 4 मरहले होते हैं। पहला मरहला मैपिंग का होता है कि मैप बनाए जाते हैं, नक्शाजात बनाए जाते हैं और वो तमाम काम होता है। फिर दूसरा मरहला ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, आबादी को तकसीम किया जाता है उन ब्लॉक्स के अंदर। और तीसरा मरहला हाउस काउंटिंग का होता है जो खाना शुमारी कहलाती है। और चौथा मरहला मर्दमशुमारी का होता है। और खुशकिस्मती से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के वक्त में या साबिका रिजीम में 4 में से 3 मरहले कंप्लीट भी हो गए थे। आज पाकिस्तान में जो वोटर लिस्टें हैं वो उन्हीं ब्लॉक पे बनी हुई हैं जो पीपल्स पार्टी के वक्त में ब्लॉक बनाए गए। उन्हीं ब्लॉक्स पे वो वोटर लिस्टें बनी हुई हैं जिसके ऊपर 2013 में हमने वोट डाला है। उसके बाद खाना शुमारी भी हो गई 2011 में, लेकिन उसके बाद ये चौथा मरहला रोक दिया गया। अब मैं इसको एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत की गैर संजीदगी ही कहूंगा कि जहां पर 75% काम हो गया था, तो ये 25% काम भी अपनी मौजूदगी में तमाम तर ट्रांसपेरेंसी के साथ, इसलिए कि आपके पास अख्तियार था, आप नादरा को भी कंट्रोल करते थे, आप तमाम वफाकी इदारों को कंट्रोल करते थे और सिंध में भी आपकी एब्सोल्यूट हुकूमत थी। आज हम सिंध के सारे लोग यहाँ पर सवाली बनकर बैठे हुए हैं और अपने मुतालबात लिखवा रहे हैं। अगर उस वक्त ये काम कंप्लीट हो जाता तो हम यहाँ पर सारे लोग सवाली बनकर बैठे हुए नहीं होते। लेकिन हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये काम किया
کہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو 1947 سے قائم تھا, اس کا نام تھا سینسس ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کو ہی ڈیمولش کر دیا اور ایک تیسرا ڈپارٹمنٹ بنایا, اس کا نام رکھا انہوں نے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹکس. اور مردم جو سینسس ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس میں مرج کر دیا کہ یہ اتنا اہم ڈپارٹمنٹ جس کا کام پورے پاکستان میں مردم شماری کرنا تھا, جس کا کام یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کو یہ اسٹیٹکس فراہم کرتے کہ ملک میں اتنے غیر قانونی تارکین وطن آ رہے ہیں, اس ملک میں اتنی آبادی ہے, اتنے گھروں کی ضرورت ہے, تو اس کو ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا کر کہ جس میں 2 ڈپارٹمنٹ مزید تھے ان کو مرج کر کے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا. اور 2000 ورنہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں یہ بات رہتی اور یہ بات ہوتی کہ ہمیں حکومت ملی تو ہم نے ملک میں مردم شماری کرائی, جس طرح بہت ساری اور چیزوں کی پیپلز پارٹی اپنے کریڈٹ میں لیتی ہے اور یہ کراتی, اور اس بات کو فوکس کرتی کہ نظام یا طریقہ کار دنیا بھر میں وہی بہترین ہوتا ہے جو مکمل طور پر منصفانہ ہو اور ناانصافی کا شک, ناانصافی کا گلہ ہمیشہ اقلیت میں موجود لوگ ہی کرتے ہیں. جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں یا جو چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں وہ یہ گلہ کرتے ہیں چھوٹے صوبہ سندھ کے, جو کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں نسبتاً پنجاب کے مقابلے میں ایک چھوٹا صوبہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ صدر بھی ان کا, وزیر اعظم بھی ان کا, اور ان کے پاس اختیار بھی, اور مردم شماری کا پیریڈ بھی آ گیا کہ بھئی 10 سال کمپلیٹ ہو گئے تو اس میں وہ کر لیتے. اب میرے خیال میں بہترین یہی ہے کہ 3 مرحلے مکمل ہو گئے ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی کا کریڈٹ لیں کہ یہ جو 4تھا مرحلہ رہ گیا ہے, خانہ شماری کا ایک مرحلہ ہے, بہت سارے نئے مکانات بن گئے ہوں گے, ان مکانات کا ایڈیشن کر کے بڑے پیمانے پر سندھ میں مائگریشن ہوئی ہے, اپنا کراچی میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے, جو نئے مکانات بنے ہیں ان کا اسٹیٹکس کر کے اس میں بھی کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے, اس میں بھی یہ سندھ کے ادارے کے لوگ ہوں گے, یہ پروونشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے, یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے, اور ان کی ہیلپ کے لیے ممکن ہے ہیلتھ کے ہوں یا اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کہ انہی کی مدد سے. اور جب انسان کوئی کام ٹرانسپیرنسی سے کرنا ہوتا ہے تو اس سے کوئی خوف بھی نہیں ہوتا, جب ہر کسی کو اس کا منصفانہ حق دیا جائے گا, ورنہ تو گھروں کے اندر دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں, لوگ مطالبہ کریں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ. بے شک میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور میں صدر ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی کا. میرا نام خالد جاوید ہے. سندھ کے حقوق مجموعی طور پہ اور مردم شماری اور خانہ شماری کے حوالے سے آرٹیکل 153 اور 18ویں ترمیم ہونے کے بعد جو آئینی دفعات ہیں متعلقہ, ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ زور دینا چاہیے. بنیادی چیز یہ ہے کہ آئین جو حقوق ہمیں دیتا ہے ہمیں وہ حقوق حاصل کرنے چاہیے. سینسس جو بھی ہوں گے اس کے لیے 2 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک تو ہمیں پبلک کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, پہلے سے سینسس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو سینسس کی اہمیت کو قطعاً نہیں جانتے, ان کے اثرات کو حقیقتاً وہ نہیں جانتے, یہ سچ ہے. ایک صبح سے شام تک مزدور کرنے والا مزدور جو ہے اس کو نہیں پتا کہ ان سینسس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. لہٰذا ہمیں پرنٹ میڈیا سے, دوسرے میڈیا سے
पब्लिक को मोटिवेट करना चाहिए कि वो सेंसस में भरपूर तरीके से शामिल हों। अगर कोई सेंसस के लिए जाता है तो उनके लिए उनके साथ ताउन करें। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि सेंसस के काम पर जो लोग को तयन किया जाए, जो मुतय्यन किए जाएं, उनकी ट्रेनिंग पहले होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आमतौर पे होता यह है कि शाम को लेटर मिलता है कि आपने फलां इलाके में जाके ये काम करना है। इससे काम ऐसे तरीके से नहीं होता, जो मकासद हैं वो पूरी तौर पे नहीं हासिल होते। लिहाजा ना सिर्फ ये कि पब्लिक को मोटिवेट करें, पब्लिक को ट्रेन करें, बल्कि जो लोग इस काम को सरअंजाम देने जा रहे हैं उनकी एडवांस में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि उनके फराइज क्या हैं, उन्होंने इन फराइज को किस तरीके से ऐसे तरीके से अंजाम देना है। और तीसरी अहम बात यह है सर कि जो लोग ये काम सरअंजाम देंगे उनकी सिक्योरिटी का हमें मुकम्मल ख्याल रखना पड़ेगा। वो बिला किसी खौफ व खतर सही हकीकी मानों में फैक्ट्स एंड फिगर हासिल करें और वो फैक्ट्स और फिगर जो हैं वो आगे बयान करें। आलम यह है कि यहाँ पे कुछ लोगों को सिक्योरिटी खदशात होते हैं, लिहाजा वो इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि उनसे जो कहा जाता है वो कागजात में वही लिखते हैं, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े हमारे सियासी रहनुमाओं ने सेंसस के हवाले से, सिंध के हवाले से, आबादी के लिहाजे से, वसाइल के हवाले से काफ़ी सैर असल बहस कर ली है, लिहाजा मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता इस बड़े ऑगस्ट बॉडी का। मैं आप सबका एक दफ़ा बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, हाईकोर्ट बार को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया और हमें भी अपनी तजावीज़ आप तक पहुँचाने का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बिशारत मिर्जा साहब। आज सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और चीफ मिनिस्टर साहब को इस सेंसस के हवाले से जो उन्होंने इकदाम उठाया उस पर मुबारकबाद देता हूं। गो कि ये मुबारकबाद सब दोस्तों ने दी, लेकिन उसकी खसूसी वजह यह भी है कि यही एक डेमोक्रेटिक और पार्लियामान पर यकीन रखने का तरीकाकार होता है कि जब आप कोई काम मुल्की लेवल पर करने जा रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम लोगों को उस राय में शामिल किया जाए और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि आपके इस इकदाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बेहतर और नेक नामी काम का सबूत दिया है। इसके साथ साथ मैं अर्ज करूं कि जहां तक मर्दमशुमारी की सूरत हाल है, इसमें वो मरकज हो, सूबा हो, हमें चाहिए ये कि ईमानदाराना तौर पर अगर हम इन मामलात को सीएम साहब इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ये भी हकीकत है कि हम आपस में भी एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं है। सूरत हाल ये है कि आज अगर जो सिंध की आबादी है उसको अगर कम करके इसलिए दिखाया जाए कि वो तमाम हकूक जो सिंध को मिलने चाहिए थे वो मरकज ना दे, तो फिर आगे चल के ये फेडरेशन की क्या सूरत हाल रह सकती है। फिर बिल्कुल इसी तरीके से सिंध में मौजूद बहुत से दोस्तों को अगर खदशात ये हो कि कोई अकलियत में या कोई अक्सरियत में तब्दील हो जाएगा, तो मैं समझता हूं ये भी जायज बात नहीं। हमारा असूली मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि सिंध में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सेंसस जो है वो ईमानदाराना हो और उसका जो रिजल्ट हो वो सबके लिए हो। मैं ये समझता हूं कि जो सेंसस बेहतर होगा उसी सूरत में उसको माना जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में तमाम दोस्तों के साथ जिस कोशिश में आगे बढ़ रही है, हम आपके साथ हैं। मैं आपको इस बात की भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने हुकूमत पर, फेडरल हुकूमत पर प्रेशर डालकर जिस अंदाज से वो मीटिंग रखवाई है कॉमन उसकी जो 29 तारीख को वजीर आजम साहब ने कही, आपने और सिंध ने उस पर जब कोशिश की गई तो वो भी फिक्स हुई। तो इसी तरीके से सूरत हाल आएगा, लेकिन हमें इधर बैठ के, इस हाल में भी बैठकर एक दूसरे की दिल आजारी करने के बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि सेंसस के अमल को बेहतर तरीके से किया जाए। और हम आपको इस सिलसिले में ये बावर कराना चाहते हैं कि आप जो इस सिलसिले में जो भी आईनी और कानूनी तौर पर अमल करेंगे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी आपके साथ होगी। एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा पाकिस्तान से है। मैं मोल्ला शाह मुरानी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम हूँ। मैं सिर्फ आपसे 2-3 मिनट कानूनी बात करना चाहता हूँ कि मैंने एक पिटीशन फाइल की 5418 2013 और मेरी मुआवनत की मोहतरम ताज हैदर साहब ने। वो पिटीशन होते रहे, उसमें रशीद रिजवी साहब को भी
सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी मनानत करें। बात यह है कि जब एक मैंडेटरी प्रोविजन था कि 10 साल के बाद 1998 में कराची की आबादी 98 लाख दिखाई गई और सिंध की भी कम दिखाई गई। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गई और सिंध की आबादी डबल भी क्रॉस हो चुकी। तो मैं जनाब मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, आज जो प्रॉब्लम है, जो आपको पैसे नहीं मिल रहे, आज पानी का मसला सिंध का, आज कराची का मसला है, आज सेवरेज का मसला है, आज ये तमाम मसाइल, सुई गैस का मसला है, बिजली का मसला है। जब तक आप सेंटर आपको सेंसर नहीं करके देगा, आपके हकूक नहीं मिल सकते। इसके लिए आप जिद्दोजहद करें। लेकिन मोहतरम, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि सूबा सिंध की आबादी बढ़ रही है तमाम सूबों से, इसलिए यहां मर्दमशुमारी नहीं होगा। इसलिए कानूनी और अखलाकी और जो कमेटियां बनाए आपको करने का हक है। हम दामे दरमे सुखने कदमे आपके साथ है। वमा अलैहिल बलागुल मुबीन। जावेद काजी साहब, सवाल बुनियादी तौर ते इहो आहे त जेका हीअ PCO पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जेका ठाही अथनि, उनजी हिकिड़ी एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल आहे ऐं उनजी ॿी जेका आहे सा गवर्निंग बॉडी आहे। एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल में 6 जा 6 जेके उनजा माण्हू आहिनि उहे पंजाब मां आहिनि ऐं जेका उनजी गवर्निंग बॉडी आहे उन में 6 माण्हू 5 जेके आहिनि से पंजाब मां आहिनि, हिकिड़ो जेको आहे सो साईं इशरतुल हुसैन खयो अथनि, बट दैट इज़ प्रोसीजरली impropriety that has not been taken up and that by the process। तव्हां खां पुछनि सिंध गवर्नमेंट खे चवनि त असांखे तव्हां माण्हू ॾियो, उन्हनि कोन ॾिनो। सुवाल इहो आहे त 153(3) में जेका परमानेंट सेक्रेटरीट जेका CCR लाइ ज़रूरी आहे, छा उन जे लाइ तव्हां कॾहिं वफ़ाक़ सां ॻाल्हायो आहे? छा उन ते तव्हां कॾहिं उन ते रेज़ कयो आहे? ही सॼा इशूज़ जेके आहिनि, ही त बेसिकली जेको आहे सो जज ऑफ हिज ओन कास्ट। पंजाब इज़ डूइंग एक्सरसाइज ऑफ सेंसस फॉर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जॾहिं पंजाब पाण हिकिड़ी धुर आहे, सिंध पाण हिकिड़ी धुर आहे, असांजी पूरी जी पूरी जेका सॼी जेका पॉपुलेशन वधी आहे उनजो सॼो जेको जहिड़ो आहे उहो आहे पंजाब सां। ऐं पूरी हे जेको नेब वारो मामिलो थियो, जॾहिं सिंध में हिननि खे जेको आहे सो हेॾो नेब एक्सरसाइज कई पए, तॾहिं हिननि सभु चयो वाकई सही कमु पियो थिए। ऐं जॾहिं पंजाब में नेब घिड़ी आई आहे त सॼो फेडरेशन उथी बीह रहियो आहे। सिमिलरली द सेम वे ही सेंसस सां उहा ई कोशिशि था कनि। तंहिंजे करे ही जेको आहे त ही त जेको डिजोर आहे, जेका डिजोर मीन्स जेका CCR में जेको आइटम 18 फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 2 जी जेका आहे, जेका सेंसस हाणे 18th अमेंडमेंट खां पोइ बिहे थी पई, सिर्फ़ु CCR खां सही कराए हलिया विया। 29 फरवरी ते जेका हिननि मीटिंग घुराई आहे, उहा मीटिंग तव्हांजे करे कान घुराई आहे, उहा मीटिंग हुननि घुराई आहे हिनखे पोस्टपोन करण लाइ। उहा पोस्टपोनमेंट जेका आहे असांखे ॿुधाई वञे त कॾहिं पोस्टपोन कीअं कराईंदा पिया। 2011 में जंहिं माण्हू पूरी जेका सेंसस स्क्रैप करे छॾी, आसिफ बाजवा, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैन, इज़ हेडिंग दिस PCO। ही कहिड़े क़िस्म जो जेको आहे सो इहो इंसाफ़ पियो थिए, छा पियो थिए? ही त तमामु, ही त जेका डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस आहे, ही त जेको आहे सो इंतहाई फेयरनेस जेके एलिमेंट्री उसूल आहिनि, हीअ उनजे ख़िलाफ़ पियो थिए। 6 माण्हू जेके उन्हनि जेके रखिया आहिनि उहे पंजाब मां एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल ऑफ PCO, 6 माण्हू मां 5 माण्हू जेके गवर्निंग बॉडी में उहे पंजाब मां। आसिफ बाजवा जेको स्क्रैप थो करे 2000 ऐं तंहिंखां पोइ साईं कामिल शाह पाण ॿुधायो त तव्हांजे NFC में कीअं उन्हनि जो इख्तियार कयो। डिसीजन हिकिड़ी वठो, मिनट्स ॿिया पिया ठाहे। तंहिंजे करे या त तव्हां पंहिंजा 184(1) में जेके तव्हांजा राइट्स आहिनि, तव्हांजो जेको लोकस स्टैंड आया आहे अग्रीड पार्टी वारो, वञी सुप्रीम कोर्ट खां पुछो त हीअ कहिड़े क़िस्म जी डिस्प्यूट आहे। 1973 खां वठी हिन ताईं आर्टिकल 184(1) ताईं को बि गवर्नमेंट, माना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कॾहिं सुप्रीम कोर्ट वई कान्हे का। तंहिंजे करे CCI खे CCI कयो वञे ऐं CCI करण जो तरीक़ो इहो आहे त हुनखे जेको असांजी जेका ठाही हुई आहे PCO, उनखे हुनजो मातहत कयो वञे ऐं उन में प्रोविंस जेका आहे प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेशन हुअणु घुरिजे। महिरबानी। 1 मिनट, वहाँ शायद जाहिदा डेथो साहब। थैंक यू निसार साहब। आज का जो फोरम है मौजू के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है और सेंसिटिव भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है और ये जो इतना बड़ा फोरम है
ये थोड़ा जेंडर बायस्ड नज़र आ रहा है कि यहाँ पे औरतों की नुमाइंदगी नहीं है, सिर्फ 2 मेरा ख्याल है ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। तो पूरे मुल्क का हाल हमारा ये है। मैं जब सेंसस की बात करती हूँ तो औरतों के हवाले से बड़े हमारे कंसर्न्स हैं कि रूरल एरिया में जब ख़वातीन को गिना जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो सवालात किए जाते हैं वो मर्दों से किए जाते हैं, क्योंकि इनिशियल जो कांटेक्ट है वो इनिशियल कांटेक्ट मर्द के साथ किया जाता है और उससे ही घर की इंफॉर्मेशन ली जाती है। हमारे यहाँ देहात में अब भी ये रिवाज है कि आप जब इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी मेल से अपने घर की, तो पहले तो वो 1 मिनट सोचने लग जाता है कि मेरे घर में कितने अफराद हैं, और उसके बाद वो बताएगा कि जी मेरे घर में 8 हैं या 10 अफराद मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि औरतों की जो हम जब बात करते हैं कि उनको कैसे गिना जाएगा, तो उसके लिए जो इन्यूमरेटर्स हैं या जो अमला है उसमें औरतों की मौजूदगी होना भी बड़ा ज़रूरी है और वो ट्रेंड होना भी ज़रूरी है, ताकि वो औरतों को जाके वहाँ एक्सेस करें और औरतों को गिना जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है माइनॉरिटीज़ की, कि हमारे यहाँ सिंध में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन वो सब लैंडलेस हैं, अपने जगहों पे नहीं होते। उनको किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि वो इसमें जो है वो शामिल हुए कि नहीं हुए। तो 2-3 सवाल हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 सजेशंस हैं। एक तो आप इन्यूमरेटर्स को देखें और उसकी क्वालिटी इंश्योर करें कि वो ट्रेंड है अमला और हर जगह पे पहुंच रहा है, एक्सेस है कि नहीं है। और दूसरी ये है कि आप जो है माइनॉरिटीज़ को जो है किस तरह से शामिल करेंगे इसमें। तीसरी बात ये है कि जैसे आप जो है लोगों को अवेयरनेस किस तरह से पहुंचाएंगे। एक आज जो ये फोरम है इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी है, सिविल सोसाइटी भी है। तो इस तरह के हम लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है या यूनियन काउंसिल लेवल के फोरम होने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, मोबिलाइज हों और अपनी हमारी जो एक आम आदमी है वो इसको अपना जो है वो हक समझकर जो है जाए और उसमें शामिल हो इस सारे प्रोसेस में। तो ये 2-3 मेरा ख्याल है चीज़ें हैं। और कमेटी जो बनाई जाए मेहरबानी करके उसमें औरतों की पार्टिसिपेशन हो। यहाँ पे औरतें ख़त्म नहीं हो गई या वो घरों में ताला लगा के उनको बंद नहीं किया जाए, बल्कि इस तरह के जो फोरम्स होते हैं जहाँ पे डिसीजंस होते हैं वहाँ पे औरतों को भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने और शामिल हो। मेहरबानी। शुक्रिया। सही निसार साहब, नासिर पवार, फ्रेंड्स ऑफ इंडस फोरम। मैं सिर्फ 1-2 गुजारिश करूंगा कि जब हम सेंसस की बात करते हैं तो हम सोशल डायमेंशंस की बात करते हैं, हम सियासी डायमेंशन की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम जो डायमेंशन है वो है इस वक्त जो इकोलॉजिकल डायमेंशन है कि सिंध की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पर कुदरती वसाइल पे जो असर हो रहा है, इम्प्लीकेशंस हो रही हैं। डेमोग्राफर एक टर्म यूज केयरिंग कैपेसिटी, हर इलाके की, हर सूबे की, हर यूनियन काउंसिल की, हर शहर की केयरिंग कैपेसिटी होती है कि कितनी पॉपुलेशन वो आइंदा 50 साल तक सस्टेन कर सकेगी। तो अगर हम उस हवाले से देखें तो सिंध सिचुएशन है वो एक पिक्यूलियर सिचुएशन है कि एक तो हमारे यहाँ नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, दूसरा हमारे यहाँ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स भी हो रहा है। तो उस हवाले से जो हमारे यहाँ कुदरती वसाइल हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, फिशरीज हो, लाइव स्टॉक हो, उस हवाले से हमें जो अभी तक 17 साल से हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है वो प्रोजेक्शंस पे हो रही है। तो किसी लिहाज से भी वो एक्यूरेट डेवलपमेंट नहीं है और उसका फायदा जो है आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो उस हवाले से भी हमें देखना चाहिए। थैंक यू। यहाँ मीडिया के कुछ दोस्त भी बैठे हैं, अगर उनमें से कोई एक बोलना चाहे तो मैं वेलकम करूंगा। अब्दुल जब्बार नासिर अर्ज कर रहा हूँ इधर से। इसमें मैं समझता हूँ कि 2 अफराद की बात बहुत ज़्यादा मुनासिब और ऐसा लगता है कि उन्होंने होमवर्क किया है। इसमें एक अयाज लतीफ़ पलीजो साहब हैं और दूसरे कंवर नवीद जमील साहब हैं। देखिए, मुझे भी तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इलेक्शन भी कवर करते हुए और 98 की मुर्दमशुमारी भी मैंने कवर की है और 2009 से लेकर 2011 तक जो मुर्दमशुमारी हुई थी उसको भी मैंने कवर किया है। हम मुर्दमशुमारी तो कहते हैं लेकिन अमली तौर पर उसके काम नहीं करते हैं। यहाँ बैठे हुए कितने दोस्तों को पता है कि मर्दमशुमारी का पूरा शेड्यूल क्या है? आज तक सूबाई गवर्नमेंट या खुद मर्दमशुमारी का जो महकमा है
وہ یہ شیڈول نہیں دے سکا ہے کہ یہ تقریباً 49 سے زائد نکات پر مشتمل شیڈول ہوتا ہے. وہ شیڈول کسی کو پتہ نہیں ہے. اگر کسی چند افراد کو پتہ ہو تو وہ مجھے علم نہیں ہے. باقی خود سینسس جو ڈپارٹمنٹ یہاں بنا ہوا ہے وفاق کا, اس کو بھی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں علم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو, کسی دوست نے بات کی تھی کہ مردم شماری کی افادیت بتا دیا جائے. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف انسان گنے جاتے ہیں, اس میں یہ بھی گنا جاتا ہے کہ یہاں پر کتنے گھر ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنے کچے ہیں, کتنے پکے ہیں, کتنی کچی آبادیاں ہیں, کتنی پکی آبادیاں, تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک دوست کی جانب سے بہت اچھا مشورہ کہہ سکتے ہیں آپ میں, لیکن مجھے عجیب سا لگا کہ صوبوں میں مرحلہ وار جو ہے نا مردم شماری کی جائے. میرے بھائی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے کہ پوری ایک مہم چلائی جاتی ہے. اس مہم کے بعد باقاعدہ کرفیو لگایا دیا جاتا ہے اور اس کرفیو کے دوران ان کی مردم شماری ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی نقل و حمل ایک دوسرے جگہ منتقل نہ ہو سکے. ہمارے ہاں بالکل صحیح ہے کہ ہم ڈیٹا اتنا زیادہ جو ہے نا کمپائل نہیں کر پا سکتے ہیں, تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے نا اس کے بجائے, باقی میرے خیال سے یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ اگر ایک بات صوبے کی سطح پر اس پہ گورنمنٹ ایک کام کر لے. ٹھیک ہے وفاق سی سی آئی کر رہی ہے, سی سی آئی کو اپنا کام کرنے دیا جائے. ایک تو دو چیزیں آپ مد نظر رکھیں. یہ 3 دن کی جو مدت ہے یہ میرے خیال سے نہ صرف مشکل, انتہائی ناممکن ہے, اس میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ میں نے جو تھوڑا بہت 2011 میں جو ہوئی تھی بدقسمتی یہ کہہ دیجئے کہ اس میں بھی میں سب سے زیادہ تحفظات تھے وہ سندھ کی جانب سے تھے. شاید اس کی التوا کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس دوران جو دیکھا ہے بالکل صحیح ہے کہ یہاں پر 500 بھی جو ہے نا گھر دیکھے گئے, اور جہاں 500 تھے پتہ چلا کہ وہاں 50 بے شمار ہوئے ہیں. ایسا ہمارے ہاں یہ ہوا ہے. بڑی تلخ چیزیں ہیں. تو اس لیے آپ تمام سیاسی مذہبی زعما ایک جگہ بیٹھ جائیں اور ایک کمیٹی آپ بنا لیں, ایک فارمیٹ بنا لیں. اگر آپ کے فارمیٹ پر وفاق عمل نہیں کرتا ہے تو آپ یہ جو تجویز دی ہے اجاز لطیف پلیجو صاحب نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو آپ ایک اپنا الگ کام کریں, اس کام کو پھر میچ کر لیں. اگر وہ برابر آتا ہے تو ٹھیک ہے, 19-20 کا فرق بھی چلتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے, لیکن اگر کوئی بہت زیادہ فرق آتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب نہیں ہوگا. تو ہمارے میڈیا کو بھی, میں میڈیا سے, چونکہ میں میڈیا کا آدمی ہوں, میں میڈیا کے دوستوں نے جو ہے نا مجھے کہا کہ آپ بات کریں, تو میں میڈیا سے بھی درخواست یہ کروں گا کہ وہ میڈیا بھی سینسس کی اہمیت کو اجاگر کرے. یہ بتائے کہ سینسس ہوتا کیا ہے. ہمارے ہاں تو ایک آدمی آ جاتا ہے, آ کے کہتا ہے جی آپ کا گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں. مجھ سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہ گھر کتنے فلور کا ہے, یہ گھر جو ہے نا اس میں کتنے کمرے ہیں, کتنے کچن ہے, کتنے باتھ روم ہے, یہ کچا ہے, پکا ہے, اس میں کرایہ دار کتنے ہیں, وہ کوئی نہیں پوچھتا ہے. مجھ سے کہتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے کتنے افراد ہیں. یہ مردم شماری نہیں ہوتی ہے, یہ مردم شماری کہتے ہی نہیں ہے. اس کو ہم فراڈ تو کہہ سکتے ہیں, دھوکہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ مردم شماری نہیں ہوتی ہیں. تو میڈیا کو اویئرنیس دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں قائم علی شاہ صاحب آپ سے درخواست, آپ بہت محترم ہیں, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ سے درخواست ہے کہ آپ میڈیا کے دوستوں کو بلائیں, ان کو پوری تفصیلی بریفنگ دیں کہ میڈیا کی میڈیا یہ مردم شماری ہے کیا, کیونکہ آپ کا تجربہ بہت ہے, آپ نے کام بھی بہت کیا ہے آئین کے حوالے سے بھی. تو اس پر آپ میڈیا کے دوستوں کو میرے خیال سے اگر آپ گائیڈ کریں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا. یہاں لیڈر آف دی ہاؤس بھی بیٹھے ہیں اور یہاں لیڈر آف اپوزیشن بھی بیٹھے ہیں. اگر اجازت ہو تو اگر 2 لفظ وہ بھی لیڈر آف اپوزیشن بھی کچھ کہہ دیں تو پھر اس چیز کو سمیٹنے کی کوشش کریں. جو ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا موقف, ریلیجس اور پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینٹ موقف جو ہے نا وہ کم و بیش تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. اس میں بہت ہی کم ڈفرینس ہے, لیکن کیونکہ لیگلی ایک ریزولوشن ہم نے سائن کرنی ہے تو اس ریزولوشن کی جو لینگویج ہے اس کو میں نے بھی ابھی پڑھا ہے. میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا اس ریزولوشن میں کہ یہ ضرور ہماری طرف سے اس میں شامل کیا جائے کہ جو سینسس ڈپارٹمنٹ نیشنل اسمبلی کا ہے, جس کا صرف ایکسکلوسیو یہی کام ہے اور اس نے سینسس کے بعد بھی یہی کرنا ہے, اسے ریسٹور کریں. اسے دوسرے تیسرے ڈپارٹمنٹس کی مرہون منت نہ بنائیں, اور اس کے ساتھ اپنے پروونشل ڈپارٹمنٹس کو آپ
एसोसिएट करें, उस पर हमें कोई एतराज नहीं। जो रेजोल्यूशन के अंदर आपने लिखा है कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स उसको असिस्ट करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो एक्चुअली जिसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सेंसस डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए, जो बदनसीबी से अनफॉर्चुनेटली आपके दौर में ही खत्म हुआ। दूसरी बात ये भी जरूर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने नॉमिनेशन भेज दिया, आपने अनाउंस कर दिया, रेजोल्यूशन भी पहले से टाइप हुई भी है। अब रेजोल्यूशन में अगर हमें अमेंडमेंट करनी है या हमारे किसी दोस्त को अमेंडमेंट करनी है तो हमारे पास ये मौका होना चाहिए। और अब भी मैं समझता हूँ कि रेजोल्यूशन आपकी टेबल पर है, उसकी एक एक क्लॉज को आप देखें, जहां बेहतर समझते हैं वहां पर आप अमेंडमेंट करें, ताकि मैं सीएम साहब से गुजारिश करूं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से गुजारिश करूं कि उस अमेंडमेंट को अनाउंस करें, इस हाउस से उसकी राय लें। अगर मेजॉरिटी उस अमेंडमेंट को सपोर्ट करती है तो उस अमेंडमेंट को डेमोक्रेटिकली आप इंडक्ट करें। एक बात जरूर और उस रेजोल्यूशन में है कि आपने फरमाया कि सिक्योरिटी के इदारे सिर्फ निगरानी करें। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान का एक वैल्यू एडेड कंपोनेंट भी है और ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इससे मशरूत है, सिक्योरिटी इदारों को इस सेंसस का पार्ट होना चाहिए। जो सिविल डिपार्टमेंट का हमारा ऑफिसर है, आप उसके मरहूने मिन्नत होंगे, वो जहां पे सिक्योरिटी महसूस करेगा वहां जाएगा, जहां सिक्योरिटी महसूस नहीं करेगा वहां अंदाजे से लिख देगा। आप उसको कैसे चेक करेंगे? और फिर दूसरी बात, 7 बिलियन मजीद पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस अलग से एलोकेट करवा रहे हैं आप उनके लिए, तो व्हाई नॉट वी शुड टेक शेयर अमंग दैट 7 बिलियन which is wholly solely allocated already for the security personnels। तो उसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूशन लें। और सीएम साहब ये भी फरमा रहे हैं कि इस सेंसस का सूबे के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा, और ये भी फरमा रहे हैं तमाम मुकर्रीन दोस्त कि उसका एनएफसी पे भी इम्पैक्ट होगा। फिर आप ये भी फरमा रहे हैं कि उसका हमारे रिसोर्सेज में जो वेरिएशन आएगा, जो रिसोर्सेज में जो कमी बेशी होगी, अगर ये इसमें सिंध के साथ ज्यादती हुई तो सिंध के लोगों का हक मारा जाएगा। फिर ये भी फरमा रहे हैं कि विफाक में सिंध की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। जहां पर हमने बात की है रेफ्यूजीज की, इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो मैं उसमें ये भी कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास मैकेनिज्म मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास लोकल डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए वसाइल मौजूद हैं, ये काम बासानी हो सकता है। लेकिन आप ही की गवर्नमेंट में जो नादरा की सूरत हाल है उस पर नोटिस लें। यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपए के अंदर लोगों के शनाख्ती कार्ड बने हैं जिन्होंने टेररिज्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ब्लास्ट किए हैं, जिनकी नमाज जनाजा यहाँ पे हुई है। मीरान शाह अटैक का जो हमलावर था उसकी नमाज जनाजा कराची में हुई है, उसने किस तरह से शनाख्ती कार्ड बनाया। प्रोविंशियल सिक्योरिटी में इसको भी शेयर करें। ये सिर्फ ये नहीं है कि नादरा फेडरल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो घुस गया वो शनाख्ती कार्ड बना के बाहर आ गया और हम आंखें बंद करके बैठे रहे। आपका डोमिसाइल सिस्टम वीक है, आपका डोमिसाइल का एक लॉ मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कराची में आप 3,000 रुपए दें, जिसका मर्जी चाहे डोमिसाइल बनवा लें, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप अपने डोमिसाइल सिस्टम्स को मजबूत करें। जब आप ये बात करते हैं कि जब आप इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, तो आज मैं आपको कराची के बड़े बड़े तिजारती सेंटर दिखाता हूँ जहां पर मिलियंस और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है और वो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और मैं आप उनसे जाकर परचेजिंग कर रहे हैं। हमने किसी ने भी हुकूमत के इस इरादे की मुखालफत नहीं की, सिंध को मजबूत करने के इरादे की मुखालफत। मुमकिन है हमारा जमात इस्लामी से इख्तलाफ हो, पीटीआई से हो, लेकिन आज जमात इस्लामी, पीटीआई, एमक्यूएम, या तमाम जमातें जितनी आए, हम सब एक ही पेज बने सिंध का मुकदमा लड़ने। लेकिन सिंध के अंदर का मुकदमा भी हम सब ने ही लड़ना है। उसके लिए फिर एपीसी की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए। वो इंसाफ के तकाजे आपने खुद पूरे करने, क्योंकि आप पे दो जिम्मेदारी है। एक, आप चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, और दूसरा, आप हम सबके बुजुर्ग भी हैं। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में इख्तियार और इख्तिदार दोनों दिया है कि ये जो 3 तजावीज़ हमने दी हैं, जिसमें एक हमने कहा है कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को आप अलहदा ना करें, बराए मेहरबानी उनको आप रखें। दूसरा, आप जो भी तजावीज़ नेशनल इश्यूज पे दें,
प्रायोरिटी मेरी ये है कि एपीसी करें, उसमें करें, क्योंकि और भी बहुत से नेशनल इश्यूज हैं हमारे। एक रिक्वेस्ट उसमें ये कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को एज ए कलेक्टिवली, जिसमें मैं पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लूं, फंक्शनल को भी ऑन बोर्ड लूं, पीएमएलएन को भी ऑन बोर्ड लूं, और हमने ऑन बोर्ड होकर सिंध असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास की है सेंसस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। ताज हैदर साहब को गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वो भी अपना मौक़िफ़ दे सके तो। सेनेटर ताज हैदर, पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं आप सब, और आपकी तशरीफ़ आवरी न सिर्फ हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, बल्कि आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस तक़वियत है। जिन जज्बात का आप तमाम हजरात ने यहाँ इजहार किया है, उससे यकीनन सिंध हुकूमत की पोजीशन को तक़वियत मिलती है। और अब मोहतरम वज़ीर आला जब सीसीआई के अंदर तशरीफ़ ले जाएंगे तो वो सिंध की तमाम जमातों और सिविल सोसाइटी की हिमायत के साथ तशरीफ़ ले जाएंगे और वो हम सब का इज्तिमाई मौक़िफ़ वहाँ पे पेश करेंगे। जनाब अली, किसी किस्म का जजमेंट नहीं दिया गया था, जो दावतनामा था उसके अंदर कुछ खदशात सब महसूस करते हैं, और उन्हीं खदशात पे ये कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद की गई है और आप हजरात ने ज़हमत करके तशरीफ़ लाए हैं कि 2008 में मरदमशुमारी क्यों नहीं हो सकी। 2008 के अंदर सूबा पख्तूनख्वा मजहबी इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के कंट्रोल में था, और हुकूमत की पहली तरजीह ये थी कि उस कंट्रोल को ख़त्म किया जाए और वहाँ से इन दहशत गर्दों को निकाला जाए। उसके बाद 2011 के अंदर कुछ इक़दाम किए गए। आमरीतों के मुकाबले में मखलूत हुकूमतों के अंदर काम करना मुश्किल होता है और सबको साथ लेके चलना होता है। मखलूत हुकूमतों के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन ये एक रिकॉर्ड की बात है कि सूबाई कमिश्नर जो मरदमशुमारी के थे, जिनके ज़ेर एहतमाम घर खाना शुमारी हुई थी, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी कि ये खाना शुमारी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने उन वजूहात का भी जिक्र किया था कि जिसकी वजह से ये खाना शुमारी दुरुस्त नहीं है। बहरहाल मैं उन वजूहात में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कि अगर सेंसस कमिश्नर की रिपोर्ट ये हो कि ये खाना शुमारी दुरुस्त नहीं है, तो फिर शायद अगला जो मरदमशुमारी का मरहला था उसके अंदर वाज़ेह दुश्वारियाँ थीं, और इसकी वजह से उस अमल को रोकना पड़ा ताकि इस मरहले को दुरुस्त कर लिया जाए और उसके बाद अगला मरहला जो है वो शुरू किया जाए। सिंध में मुसलसल दूसरे इलाकों से और दूसरे मुल्कों से इंतकाल आबादी हो रहा है, और मैं अगर आज़ाद शुमार कुछ पेश करूं तो सिंध की आबादी पार्टीशन के वक्त मौजूदा पाकिस्तान की 17.9% थी। उसके बाद 1961 का जो सेंसस हुआ उसमें सिंध की आबादी 19.5% थी, यानी इजाफा 1.6% का था। मजमूई आबादी का जो हिस्सा है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। 1972 में मजमूई आबादी का 21.7% सिंध की आबादी थी, और फिर ये आबादी का तनासुब बढ़ता चला गया। लेकिन 1998 की आदमशुमारी में इसको 23% दिखाया गया, जो कि हकीकी तनासुब से कहीं कम था। उसके अंदर जिस तरीके से भी आदमशुमारी हुई, आदमशुमारी के बाद जिस तरीके से टेबुलेशन और फाइनल एक जो एनुमरेशन था उसमें सिंध की आबादी से 60-70 लाख किस तरीके से कम किए गए, आप सब इससे वाकिफ हैं। फिर ये कि एक चीज़ जो 1998 के सेंसस में है कि घरों की आबादी का औसत जो दिया गया वो फी घर 5.4
अफराद दिया गया। पंजाब में यही औसत 6.4 अफराद दिया गया कि हर घर के अंदर 6.4 अफराद रहते हैं। हकीकत हाल ये है, और जो मुझे ज़ाती तजुर्बा हुआ 2010 के सैलाब में, कि एक ख़ानदान में, और मोहतरम वज़ीर आला अगर बुरा ना माने तो उन्हीं के इलाके से वो ख़ानदान था, एक शख्स की 3 बेगमात थी और 23 बच्चे थे। तो इस तरीके से सिंध की आबादी जो है वो बढ़ती रही है। 1998 में अगर हम वही रेट ऑफ ग्रोथ रख लें 1.6% का, हर चंद के बीच में 2.1% भी हुआ है और उससे भी बड़ा है, तो 1998 के अंदर सिंध की आबादी मजमूई आबादी की 25% बनती है। और जो तअस्सुब का मामला है उसका मैं इजहार इस तरीके से करूं कि एक माहिर ने, डॉक्टर मेहताब करीम ने, जब इस हकीकत की निशानदेही की कि सिंध की आबादी 25% है और जो मेंबर थे गवर्निंग काउंसिल के उस वक्त, उनको उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिंध की आबादी इस हिसाब से 25% बनती है। अगर यही रेट ऑफ ग्रोथ रखा जाए तो फिर हम, मोहतरम एयाज पिलेजो साहब ने यहाँ जो फिगर्स दी हैं उनके बहुत करीब पहुँच जाते हैं, और हमारी पार्टी समझती है कि इस वक्त उस रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से पाकिस्तान की मजमूई आबादी में सिंध की आबादी का तनासुब 30% या 31% से किसी तरीके से कम नहीं है। अब मैं ये अर्ज करूं, यहाँ आइन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 23 का भी हवाला दिया गया है। आर्टिकल 15 में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन ये गैर मशरूत नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल 23 में किसी भी इलाके में प्रॉपर्टी खरीदने का हक है, वो भी गैर मशरूत नहीं है। और मैं यहाँ अगर हवाला दूं तो उसके अंदर आर्टिकल 15 में ये लिखा गया है, subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest. Freedom of movement is subject to reasonable restrictions. इसी तरीके से आर्टिकल 23 के अंदर भी जो प्रॉपर्टी का है उसके अंदर भी यही लिखा है कि subject to the constitution and any reasonable restrictions imposed by law in the public interest. मैं तमाम जमातों से ये कहना चाहता हूँ कि कानून साजी की गुंजाइश मौजूद है इस सिलसिले में कि हम ऐसे कवानीन बना सकें कि जिससे ये जो इंतकाल आबादी हो रहा है इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकें। लेकिन बहरहाल ये मसला बुनियादी तौर पे माशी मसला है, और शायद आप हजरात को मालूम हो कि सीपैक के अंदर जो पाक चीन राहदारी बन रही है और जिस कमेटी का मैं ही कन्वीनर हूँ, उसके अंदर हमने क्लियर ये मौक़िफ़ लिया है कि हमें जो पसमानदा इलाके पख्तूनख्वा के हैं और बलूचिस्तान के हैं वहाँ से ये शाहराह गुज़रनी चाहिए ताकि उन इलाकों में तरक्की हो, और सिंध के अंदर जो एक मुसलसल आबादी का इजाफा हो रहा है इसको चेक किया जा सके। सामिन, सिंध हुकूमत ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां आदमशुमारी बाबति थींदड़ कॉन्फ्रेंस अवां ॿुधी, ऐं हिन कॉन्फ्रेंस में इब्तिदाई तौर वज़ीर आला सिंध ॻाल्हायो हुयो, ऐं आख़िर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो जेको सेनेटर आहे या हिन कॉन्फ्रेंस कमेटी जो जेको सरबराह आहे सेनेटर ताज हैदर उन ॻाल्हायो। पर उन विच में सिंध जे समूरनि सियासी पार्टियुनि, सिंध जे मज़हबी जमातनि, क़ौम परस्त अॻुवाणनि, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि सभिनी ॻाल्हायो, ऐं जेका हिते मुतफ़िक़ राय थी या जेका करारदाद थी उन मुताबिक़ सिंध जी जेका आदमशुमारीअ जो जेको पहिरियों मरहलो आहे घर शुमारी उन जे मुद्दे में वाद कई वञे, ऐं इहो बि फ़ैसिलो थियो त सिंध जो वॾो वज़ीर 29 फरवरी ते जेको गॾियल मफ़ादनि जी काउंसिल में शिरकत कंदो, इन सभिनी धुरियुनि जो जेको मौक़िफ़ आहे उनखे उते पेश कंदो। ऐं इहो बि हिन मुतालबो कयो वियो हिन कॉन्फ्रेंस में त
त सिंध जा तहफ़ुज़ात आहिनि त जेका कमीशन आहे आदमशुमारी कमीशन उनमें सिंध खे नुमाइंदगी ॾिनी वञे। इहो बि मुतालबो थियो हिते त सिंध असेंबलीअ जे इजलास में हिकु अलॻि जेको आहे सो इदारो ठाहियो वञे जेको सिंध में सर्वे ऐं ॻणप जो कमु करे। ऐं क़ियम तरफ़ां हिते इहो बि एतिराज़ु उथारियो वियो हुयो त सिंध में जेका आदमशुमारी जो महकमो खातो जेको ख़तमु कयो वियो आहे उनखे ॿीहर बहाल कयो वञे। सेनेटर ताज हैदर अयाज़ पलीजे जे उन मौक़िफ़ सां इतफ़ाक़ कयो त सिंध जी आबादी जेका आहे पाकिस्तान जी मजमूई आबादी में 30% खां मथे आहे। अयाज़ पलीजे पंहिंजी तक़रीर में चयो त सिंध जी आबादी 6 करोड़ खां वधीक आहे। त समूरनि अहम क़ौमपरस्त अॻुवाणनि, अहम मज़हबी अॻुवाणनि, अहम सियासी अॻुवाणनि हिन कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कयो। कॉन्फ्रेंस जी पूरी कार्रवाई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे थ्रू अवां ॿुधी पंहिंजे मेज़बान आजिज़ जमाली खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन